डियर स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टर अफेक्टिंग द हाइड्रोग्राफ शेप की जो हाइड्रोग्राफ की शेप है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उसका अध्ययन करेंगे। हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ जो फ्लो चैनल होता है, कोई स्ट्रीम होती है, जैसे स्ट्रीम है, किसी निश्चित पॉइंट के ऊपर किसी निश्चित समय के अंदर कितना डिस्चार्ज होता है उसको शो करने वाला ग्राफ या कर्व हाइड्रोग्राफ कहलाता है, जो निश्चित समय के अंदर कितना फ्लो हुआ है उसको शो करता है। जैसे ये हाइड्रोग्राफ है, तो हाइड्रोग्राफ के अंदर जो ये बेस फ्लो है, जो पिछले लेक्चर में हमने किया है, ये बेस फ्लो। तो जैसे ही इस बेस फ्लो के अंदर प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल वाटर जब इस बेस फ्लो के अंदर आकर मिलता है तो ये बेस फ्लो इंक्रीज होने लग जाता है, इसके अंदर पानी की मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है, तो ये राइजिंग लिम्ब है। और जब ये हाइड्रोग्राफ अपने पीक डिस्चार्ज पर पहुंचता है और जैसे जैसे रेनफॉल की मात्रा कम होती चली जाएगी, ये पीक पॉइंट के बाद जो डिस्चार्ज की मात्रा है वो भी कम होती चली जाती है, जिसको हम फॉलिंग लिम्ब कहते हैं। इस तरह जो हाइड्रोग्राफ की शेप बनती है, इसके राइजिंग लिम्ब से फॉलिंग लिम्ब तक की जो इसका पीक होता है, इसकी जो ये पीक बनने की जो आकृति है, इसके अंदर वेरिएशन पाया जाता है। जैसे हाइड्रोग्राफ की जो शेप है, ये पीक पॉइंट है हाइड्रोग्राफ का, ये जल्दी बन सकता है और जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी ये फॉल भी हो जाएगा। तो पहली शेप ये होगी। सेकंड शेप क्या होगी? जैसे हाइड्रोग्राफ रेनफॉल की मात्रा है और धीरे धीरे पानी हो रही है, और जब वो हाइड्रोग्राफ की जो शेप है वो एक लंबी कर्व लेती हुई और बनती है, और जितना देर से ये पीक पॉइंट पर पहुंचेगा उतनी देर से ही वो डिस्चार्ज भी उतनी ही लेट होता है। तो इस तरह जो हाइड्रोग्राफ की शेप है, ये जो पीक पॉइंट वो कितने समय के अंदर प्राप्त कर लेता है, वो जल्दी प्राप्त करता है, तो जो पीक पॉइंट वो जल्दी प्राप्त हो जाएगी, उसकी शेप है ऐसी होगी। और जब वो पीक पॉइंट बहुत लंबी अवधि के अंदर प्राप्त करता है तो उसकी पीक जो शेप है ब्रॉड होगी। अगर वो जल्दी प्राप्त कर लेता है तो हाइड्रोग्राफ की शेप है वो नैरो होगी, जल्दी बन जाएगा। और लेकिन जब हाइड्रोग्राफ के अंदर जो डिस्चार्ज की मात्रा हम शो कर रहे हैं, अगर किसी बेस फ्लो के अंदर पानी की मात्रा धीरे धीरे मिलती जा रही है, तो वो हाइड्रोग्राफ की शेप है वो ब्रॉड होगी। तो इस तरह ये शेप है हाइड्रोग्राफ की। इस शेप को हम डिस्कस करेंगे कैसे ये शेप हाइड्रोग्राफ की प्रभावित होती है। तो हाइड्रोग्राफ की जो शेप होती है उसको हम दो डिफरेंस के द्वारा समझ सकते हैं। पहला कि तो जो पीक डिस्चार्ज का लेवल है वो हाइड्रोग्राफ जितने भी हाइड्रोग्राफ होते हैं उनके पीक डिस्चार्ज का लेवल है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी के अंदर पीक डिस्चार्ज है वो पहले बन जाता है, तो ये जो पीक डिस्चार्ज है इस हाइड्रोग्राफ के अंदर ये पहले बन गया है। टी मीन्स टाइम और क्यू मीन्स डिस्चार्ज। हाइड्रोग्राफ है समय के संदर्भ में डिस्चार्ज को दर्शाता है। तो ये जो पहला जो हाइड्रोग्राफ है इसके अंदर जो पीक पॉइंट है, तो जो लेवल ऑफ पीक डिस्चार्ज है ये हाइड्रोग्राफ के अंदर अलग अलग होता है, जो उनकी शेप को प्रभावित करता है। इसमें ये नैरो हाइड्रोग्राफ है जिसमें पीक पॉइंट है ये जल्दी बन गया है, तो इसकी शेप है ये नैरो है। और इसके अंदर जो पीक पॉइंट है ये बाद में बना है, तो इसका जो पीक डिस्चार्ज लेवल है ये बाद में बना है, जिसकी वजह से इसकी ब्रॉड शेप है। सेकंड क्या है कि जो लैग टाइम होता है हाइड्रोग्राफ का वो छोटा बड़ा हो सकता है। लैग टाइम क्या होता है कि जो एक्सेस रेनफॉल होती है किसी भी एरिया के अंदर, मैक्सिमम जो एक्सेस रेनफॉल हुई है उसका जो मिड पॉइंट है एक्सेस रेनफॉल का, जिस हावर्स वो एक्सेस रेनफॉल हुई है उसका मिड पॉइंट, और जितनी देर के अंदर वो पीक पॉइंट बनता है उस बेसिन के अंदर या हाइड्रोग्राफ के अंदर, तो उस पीक पॉइंट का और जो मैक्सिमम रेनफॉल का जो सेंट्रल पॉइंट है उससे पीक पॉइंट पर पहुंचने के लिए जितना समय लगता है उसको हम लैग टाइम कहते हैं। और जितना लैग टाइम
छोटा होता है हाइड्रोग्राफ की शेप नैरो होती है, अगर लैग टाइम ज़्यादा होगा तो हाइड्रोग्राफ की शेप है वो ब्रॉड होती चली जाती है। इसलिए हाइड्रोग्राफ जब पीक डिस्चार्ज पर होता है तो उस और शॉर्ट जब पीक डिस्चार्ज पे होगा और जो लैग टाइम है वो उसका कम होगा, तो जो राइजिंग लेब है वो जल्दी ही राइजिंग लेब के अंदर तेजी से उभार होता है, तेजी से वो ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब फैक्टर अफेक्टिंग द हाइड्रोग्राफ शेप, तो कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर है, फिजियोग्राफिक फैक्टर है और कुछ अदर्स फैक्टर है जो हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करते हैं। जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो रेनफॉल से संबंधित है कि, और जो फिजियोग्राफिक फैक्टर है वो जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज बेसिन है, उनके कैरेक्टर से संबंधित है। तो जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसके अंदर रेनफॉल इंटेंसिटी, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म, इन फैक्टर्स को हम क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर शामिल करते हैं। सेकंड है शेप ऑफ बेसिन, साइज ऑफ बेसिन, स्ट्रीम स्लोप, ड्रेनेज डेंसिटी और सॉइल टाइप। उसके बाद लैंड यूज लैंड कवर कैसा है उस एरिया का, तो वो लैंड यूज लैंड कवर भी हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करता है। स्टोरेज कैपेसिटी, वहाँ पर जो स्टोरेज है, कोई रिजर्वायर है, तो उस तरह के फीचर्स वहाँ पर अवेलेबल है, तो वो भी हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करेंगे। चैनल, जो चैनल का बैड सरफेस है वो उसमें रफनेस है क्या है, तो वो भी हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करते हैं। तो पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर रेनफॉल इंटेंसिटी है कि पर यूनिट एरिया के अंदर कितनी टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव हुई है, उसको हम रेनफॉल इंटेंसिटी कहते हैं। जब रेनफॉल इंटेंसिटी बेसिन के अंदर हाई होगी या लो होगी तो वो दोनों हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, इस हाइड्रोग्राफ के द्वारा समझते हैं क्या वे डिस्चार्ज है। जब रेनफॉल इंटेंसिटी लो होगी तो जैसे ये बेस फ्लो है, बेस फ्लो के अंदर पानी की कम मात्रा मिलेगी तो वो इंटेंसिटी भी कम है, तो कम मात्रा मिलेगी तो जो उसका हाइड्रोग्राफ की शेप है वो ब्रॉड होगी। लेकिन जब रेनफॉल इंटेंसिटी हाई है तो उसके अंदर जो पीक पॉइंट है, पीक डिस्चार्ज है, वो जल्दी बनेगा और जल्दी ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा फॉलिंग राइजिंग लेव के अंदर से होकर वो बेस फ्लो के अंदर मिल जाएगा। सेकेंड है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो रेन प्रेसिपिटेशन हो रही है किसी भी एरिया के अंदर, या बर्फ के रूप में हो रही है या रेनफॉल के रूप में हो रही है, तो वो भी हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करते हैं। इसको हम इस हाइड्रोग्राफ से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम, क्याऊ, वाई एक्सिस पे डिस्चार्ज। तो जैसे सनो अगर स्नोफॉल के रूप में प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो जो स्नो किसी भी एरिया के अंदर हो रही है तो धीरे धीरे मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद वो बेस फ्लो के अंदर उसका वाटर पहुंचेगा। तो जैसे जैसे मेल्ट होगी और बेस फ्लो में पहुंचने का टाइम है वो ज़्यादा होगा, तो उसका हाइड्रोग्राफ है वो ब्रॉड बनेगा। ये स्नो का बनेगा। और जब रेनफॉल की मात्रा वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर अगर रेनफॉल हो रही है तो रेनफॉल वाटर है वो जल्दी ही बेस फ्लो के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही मैक्सिमम पीक को प्राप्त कर लेता है। तो रेनफॉल के अंदर नैरो शेप बनेगी उसकी। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। अगर किसी एरिया के अंदर जो रेनफॉल रिसीव हो रही है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हो रही है या वो कम रेनफॉल रिसीव हो रही है, वो भी हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करते हैं।
जब किसी एक क्षेत्र के अंदर रेनफॉल ज़्यादा हो रही होगी तो हम इस हाइड्रोग्राफ के द्वारा उसको समझते हैं। टाइम और डिस्चार्ज, बेस फ्लो, जब हाइड्रोग्राफ के अंदर जो हाइड्रोग्राफ है जब रेनफॉल किसी भी एरिया के अंदर ज़्यादा हो रही तो बेस फ्लो के अंदर वो जल्दी से मिक्सअप हो जाता है, उसके अंदर मिल जाता है। और जल्दी जैसे जैसे रेनफॉल की मात्रा बढ़ी है और जो मोर रेनफॉल होगी एरिया के अंदर तो जो उसका हाइड्रोग्राफ है वो नैरो शेप का होगा, जल्दी ही वो पीक डिस्चार्ज को प्राप्त कर लेता है। अगर लेस रेनफॉल किसी भी एरिया के अंदर हो रही, कम रेनफॉल हो रही है तो उसका जो हाइड्रोग्राफ है वो ब्रॉड होगा, ब्रॉड कर्व के रूप में वो हाइड्रोग्राफ उसका बेसिन का कैचमेंट एरिया का शो होगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की जो वर्षा का वितरण है, जैसे ये कोई बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है और ये आउटलेट है, जो ये पॉइंट है यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है इस बेसिन के पानी का वो पॉइंट पे। तो जैसे ये अगर इसको आउटलेट बोलते हैं, जहाँ से इस बेसिन से ये आउटलेट पानी बाहर जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम आउटलेट बोलते हैं। अगर आउटलेट के नज़दीक ये रेनफॉल हो रही है, आउटलेट के नज़दीक हो रही है तो जल्दी ही मिक्स का स्ट्रीम फ्लो के अंदर मिक्सअप हो जाता है और मिक्सअप होने से ये जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है कि इस एरिया के अंदर जो कैचमेंट बेसिन है हमारा, तो ये आउटलेट से दूर इस रीजन के बेसिन के अंदर वर्षा हो रही है तो यहाँ का पानी इस डिस्चार्ज पॉइंट पर काफ़ी समय बाद पहुँचेगा। तो इन दोनों स्थितियों को हम इस डायग्राम के द्वारा हाइड्रोग्राफ के द्वारा समझते हैं कि क्या हो। जब आउटलेट के नज़दीक अगर रेनफॉल हो रही तो जल्दी ही पानी की मात्रा बेस फ्लो में मिल जाती है तो पीक डिस्चार्ज भी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब आउटलेट से दूर हो रही है तो जो पीक डिस्चार्ज है वो काफ़ी लंबे समय बाद प्राप्त होगा और उसकी जो शेप है वो ब्रॉड शेप है वो काफ़ी समय बाद बनेगी और ब्रॉड शेप को वो रिसीव करेगा। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉम की जो वर्षा हो रही है वो स्ट्रीम फ्लो के जिस डायरेक्शन से स्ट्रीम फ्लो हो रही है, क्या उसी डायरेक्शन के अंदर वर्षा हो रही है या फिर उसके अपोजिट साइड के अंदर वर्षा हो रही है। तो ये दोनों स्थितियां भी हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करती हैं। अगर वो अपस्ट्रीम है, मूविंग स्ट्रीम है, जैसे जिस डायरेक्शन से स्ट्रीम बहती हुई आ रही है, अगर उसके अपोजिट साइड के अंदर रेनफॉल की डायरेक्शन है तो उसका जो हाइड्रोग्राफ है वो ब्रॉड लेवल का बनेगा। अगर स्ट्रीम जिस साइड से स्ट्रीम बहती हुई आ रही है और उसी डायरेक्शन के अंदर रेनफॉल हो रही है तो वो जल्दी ही पीक डिस्चार्ज को प्राप्त कर लेगा और वो जो स्ट्रॉन्ग वाटर है वो जल्दी बेस फ्लो के अंदर मिक्स हो जाता है और वो पीक डिस्चार्ज को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद सेकंड है फिजियोग्राफिक फैक्टर, जो स्ट्रीम की या बेसिन की कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित है, जैसे शेप ऑफ बेसिन। अगर जो कैचमेंट एरिया है, जो बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है, अगर वो सर्कुलर फॉर्म में है या फिर वो फैन शेप है, जैसे ये शेप है, या ये इसका उल्टा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकती है शेप, एन शेप है जो। तो जब सर्कुलर फॉर्म के अंदर वर्षा हो रही है तो ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो रिवर कनेक्टिविटी है, डेंसिटी है, इनके अंदर जल्दी हर सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो रेनफॉल वाटर है वो जल्दी ही डिस्चार्ज पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से नैरो जो हाइड्रोग्राफ है उसकी शेप हो जाती है, जल्दी पीक डिस्चार्ज को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद जो फैन शेप जैसे ये है, इसके अंदर अगर यहाँ रेनफॉल हो रही है तो यहाँ पीक पॉइंट पर पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर ये शेप है, इसके अंदर भी जो पीक पॉइंट का डिस्चार्ज प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। तो दोनों स्थितियों के अंदर रेनफॉल है वो का जो वाटर है वो काफ़ी समय बाद डिस्चार्ज पॉइंट पर पहुंचता है, जिसकी वजह से हाइड्रोग्राफ की जो शेप है वो ब्रॉड होती है। जो पीक पॉइंट है वो काफ़ी समय बाद रिसीव होता है और धीरे धीरे फिर वो
बेस फ्लो को दोबारा से प्राप्त कर लेता है। ये बेस फ्लो है। उसके बाद साइज ऑफ बेसिन, अगर कैचमेंट एरिया का साइज छोटा है या साइज बड़ा है, साइज छोटा तो जो रेनफॉल रिसीव हो रही है साइज छोटा के अंदर, छोटे साइज का जो बेसिन है उसके अंदर रेनफॉल जो रिसीव हो रही है तो वो जल्दी ही आउटलेट के पास या डिस्चार्ज पॉइंट के ऊपर पानी वो पहुंच जाएगा। तो जल्दी ही पहुंचेगा तो जो हाइड्रोग्राफ की शेप है वो पीक पॉइंट है वो जल्दी रिसीव कर लेगा, जल्दी प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब लार्ज बेसिन है, लार्ज बेसिन की वजह से जो कंसंट्रेशन टाइम है, कंसंट्रेशन टाइम क्या होता है कि जिस क्षेत्र के अंदर जो रेनफॉल हुई है उस रेनफॉल का वाटर जब मेन स्ट्रीम तक पहुंचता है तो उस मेन स्ट्रीम तक पहुंचने का जितना टाइम लगता है उस वाटर को वो उसका कंसंट्रेशन टाइम कहलाता है। तो ये स्मॉल बेसिन के अंदर कंसंट्रेशन टाइम बिल्कुल कम होता है और लार्ज बेसिन के अंदर जो कंसंट्रेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से हाइड्रोग्राफ की शेप वो फॉरवर्ड होती है। उसके बाद स्ट्रीम स्लोप के जो ड्रेनेज है उसका स्लोप कैसा है। अगर स्लोप स्टीप है, तेज ढाल है, तो जल्दी ही वो पीक डिस्चार्ज को प्राप्त कर लेगा। अगर स्लोप जेंटल है, धीरे धीरे जो पानी है वो जो रिवर है जो बेसिन है उसका स्लोप जेंटल है, जेंटल स्लोप में क्या होगा कि जो धीरे धीरे वो पीक डिस्चार्ज को प्राप्त करेगी रिवर, और उसका जो हाइड्रोग्राफ है वो ब्रॉड शेप का होगा। उसके बाद है ड्रेनेज डेंसिटी। अगर किसी ड्रेनेज बेसिन के अंदर रिवर्स की डेंसिटी अगर कम है या उस क्षेत्र के अंदर पर यूनिट एरिया के अंदर जो रिवर्स हैं या उनकी जो ड्रेनेज है उनकी डेंसिटी, उनकी संख्या कितनी है, तो अगर किसी एरिया के अंदर रिवर्स की संख्या कम है, तो उनके अंदर जो रेनफॉल वाटर जब इस क्षेत्र को रेनफॉल रिसीव होगी तो वो पानी है वो काफ़ी देर बाद पहुंचेगा मेन स्ट्रीम के अंदर और डिस्चार्ज पॉइंट के ऊपर काफ़ी देर बाद पहुंचेगा, जिसकी वजह से जो हाइड्रोग्राफ की शेप है वो बरोड होगी। और अगर रेनफॉल जो स्ट्रीम डेंसिटी अगर इस एरिया की ज़्यादा है तो स्ट्रीम ज़्यादा होगी तो जो रेनफॉल इस बेसिन के अंदर रिसीव हो रही है तो उसका वाटर जल्दी ही डिस्चार्ज पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो पीक पॉइंट है वो जल्दी बनता है। तो डेंसिटी कम है तो ब्रॉड लेवल होगा, अगर पीक पॉइंट जल्दी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रीम डेंसिटी ज़्यादा है तो जल्दी ही रेनफॉल वाटर है वो बेस फ्लो में मिल जाता है और पीक डिस्चार्ज को भी जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है सोइल टाइप। तो जिस क्षेत्र के अंदर जिस बेसिन के अंदर वो स्ट्रीम हमारी बह रही है, अगर वहाँ की सोइल परमेबल है या इम्परमेबल है, परमेबल होगी तो जल्दी ही जो रेन वाटर है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा और इन्फिल्ट्रेट हुआ जल काफ़ी समय बाद फिर वो मेन स्ट्रीम के अंदर मिलता है, तो जिसकी वजह से जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो कम हो जाता है और जो हाइड्रोग्राफ की शेप है वो ब्रॉड बनती है। परमेबल होगी तो इनफिल्ट्रेशन है वो बिल्कुल कम होगा, जैसी रेनफॉल रेशियो होगी तो वो बहना स्टार्ट कर देगा तो वो जल्दी ही पीक डिस्चार्ज को प्राप्त कर लेगा। तो परमेबल में ब्रॉड हाइड्रोग्राफ की शेप होगी, इम्परमेबल में जल्दी ही पीक डिस्चार्ज को प्राप्त कर लेगा, वो नैरो शेप होगी। तो ये फिजियोग्राफिक फैक्टर है। उसके बाद अर्बनाइजेशन के द्वारा, अर्बनाइजेशन जो फैक्टर है ये भी हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करता है। अर्बनाइजेशन की वजह से जो सॉइल का अपर पार्ट है वो पक्का हो जाता है, पक्का सरफेस बन जाता है। अर्बनाइज्ड एरिया के अंदर कच्चा सरफेस है वो कम होता है, जिसकी वजह से जैसे रेनफॉल होती है तो उसमें इनफिल्ट्रेशन है वो ना के बराबर, पक्का सरफेस है जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन नहीं होता है। जितनी भी रेनफॉल रिसीव होती है इस एरिया के अंदर वो वाटर है वो बहना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोग्राफ है वो जल्दी ही पीक डिस्चार्ज को प्राप्त कर लेता है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से पीक डिस्चार्ज है हाइड्रोग्राफ का वो जल्दी ही प्राप्त हो जाता है, लैग टाइम वो कम होता है। अगर
किसी एरिया के अंदर कच्चा सरफेस होगा, अर्बनाइजेशन के अंदर तो पक्का सरफेस होगा। अगर कच्चा सरफेस होगा किसी एरिया के अंदर तो उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो कम होता है और धीरे धीरे फिर वो हाइड्रोग्राफ की शेप राइजिंग लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करती है और वो हाइड्रोग्राफ ब्रॉड लेवल क्या करती बनाता है। उसके बाद है फॉरेस्ट कवर। जिस एरिया के अंदर वेजिटेशन ज़्यादा होगी, तो वेजिटेशन ज़्यादा होने की वजह से जब रेनफॉल उस एरिया के अंदर रिसीव होती है तो पहले ही वो वेजिटेशन इंटरसेप्शन का कार्य करती है, रेनफॉल होती है तो इंटरसेप्शन का कार्य करती है। अगर इंटरसेप्ट होने के बाद जिस एरिया के अंदर वेजिटेशन है तो वहाँ पर इनफिल्ट्रेशन भी होता है, जिसकी वजह से जो रन ऑफ है वो रन ऑफ प्रभावित होता है। और उसके बाद जो अगर वेजिटेशन ज़्यादा है तो वेजिटेशन की वजह से जो रन ऑफ है उसके अंदर भी ऑब्स्टेकल आती है और पानी जो का बहाव है उसके अंदर रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोग्राफ है वो ब्रॉड लेवल की आकृति को प्राप्त करता है, क्योंकि बेस फ्लो के अंदर ये काफ़ी समय बाद फिर पानी मिलता है जाकर। अगर डिफोरेस्टेड एरिया है उसके अंदर वेजिटेशन नहीं है तो जितना जैसे ही रेनफॉल रेशियो होगी तो वो बहना स्टार्ट कर देगा और बेस फ्लो के अंदर जल्दी स्ट्रीम फ्लो के अंदर जाकर मिल जाता है और पीक डिस्चार्ज वो जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है स्टोरेज कैपेसिटी। किसी कैचमेंट एरिया के अंदर स्टोरेज अगर कहीं पर लेक पॉन्ड और डिप्रेशन ज़्यादा है तो उस एरिया के अंदर जो रेनफॉल का वाटर है वो उन डिप्रेशन के अंदर, उन स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे सीपेज के द्वारा स्ट्रीम फ्लो के अंदर या बेस फ्लो के अंदर मिलता है। तो धीरे धीरे मिलेगा तो जो उसका बेस है, हाइड्रोग्राफ की शेप है वो ब्रॉड होगी अगर स्टोरेज ज़्यादा है तो। अगर स्टोरेज नहीं है, बहुत कम है या है ही नहीं, तो वो रेनफॉल का वाटर उस बेसिन के अंदर जैसे ही बेस फ्लो के अंदर मिलता है तो पीक डिस्चार्ज भी वो जल्दी प्राप्त कर लेता है। स्टोरेज ज़्यादा है तो वो ब्रॉड सरफेस होगा, अगर स्टोरेज कम है तो या है ही नहीं तो वो जल्दी ही पीक डिस्चार्ज को प्राप्त कर लेता है। सेम चैनल रफनेस भी ये स्टोरेज से ही संबंधित है। तो जितनी ज़्यादा स्टोरेज बेसिन के अंदर होगी उस स्टोरेज के अंदर वर्षा का जल है वो इकट्ठा होता रहता है, वो रन ऑफ के रूप में बेस फ्लो के अंदर प्राप्त जल्दी नहीं होता है। तो उसको जो स्टोरेज के अंदर जो वाटर स्टोर हुआ है उसको बेस फ्लो में पहुंचने के लिए रिवर का जो बेस फ्लो है, जो स्ट्रीम का जो बेस फ्लो है उसमें पहुंचने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो जिसकी वजह से जो हाइड्रोग्राफ का पीक डिस्चार्ज है या जो आकृति है हाइड्रोग्राफ की वो ब्रॉड होगी, क्योंकि पीक डिस्चार्ज वो काफ़ी समय बाद बनता है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है और चैनल भी स्मूथ है, रफनेस नहीं है, तो जो उसका हाइड्रोग्राफ है वो पीक डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ के अंदर जल्दी ही या उस ट्रे में जल्दी ही पीक डिस्चार्ज को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि लैग टाइम है वो कम होता है। यहाँ का लैग टाइम है ज़्यादा होगा जहाँ स्टोरेज ज़्यादा है, अगर स्टोरेज नहीं है तो लैग टाइम है वो कम होगा। इस तरह ये हाइड्रोग्राफ नैरो शेप का होगा। तो ये आपके हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करने वाले कारक।